वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन शांता आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर, ठीक है। जिसके अंदर आ जाता है सबसे पहले एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पेशेंट को हर वक्त जो डर होता है वो यही होता है कि उनका वेट गेन हो जाएगा। वो थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा खा लूँगा तो मेरा वेट जो है वो गेन ना हो जाए। उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है डर वगैरह पैदा हो जाता है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, उनकी डाइट बहुत ज़्यादा कम होती है। उन्हें हर वक्त होता है कि वो हमेशा फ़िट लगें, उनकी बॉडी के अंदर फ़ैट ना नज़र आ रहा हो, वो ज़्यादा फ़ैट ना हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर पेशेंट का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इसी डर की वजह से कि मोटे ना हो जाएं वो बहुत कम खाते हैं। कम खाते खाते क्या होता है कि उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होने लग जाता है, ठीक है। इवन कि इतना ज़्यादा लूज़ हो जाता है कि उनका वेट आइडियल बॉडी वेट के बराबर भी नहीं रहता। जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्दर आगे से आगे और वेट लूज़ होने की वजह से उनके अंदर डेथ के चांसेस भी होने लग जाते हैं। ज़्यादातर अगर हम इस ईटिंग डिसऑर्डर की बात करें तो गर्ल्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर हम एज की बात करें तो 12 से 13 साल की लड़कियां और ज़्यादा से 19 से 20 साल की लड़कियों के अंदर इसके ज़्यादा चांसेस देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिसऑर्डर सिर्फ गर्ल्स को ही होता है। हर तरह के एज के, हर तरह के जेंडर के जो पेशेंट होते हैं उनको इस तरह का, इवन आपको किसी भी एज में आपको ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स आने लग जाते हैं। जैसे कि अगर हम गर्ल्स की बात करें तो एमेनोरिया होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि ये जो पीरियड के इश्यूज़ रहते हैं, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा आयरन की कमी रहती है, वीकनेस रहती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तमाम चांसेस इसी वजह से होते हैं कि हम लोग डर के मारे कुछ खा नहीं रहे होते कि हम मोटे हो जाएंगे। हम थोड़ा सा ज़्यादा भी खाने का हमारा दिल भी चाह रहा होता है, लेकिन हम ये सोच के नहीं खा रहे होते कि नहीं मैं मोटी हो जाऊँगी, मुझे नहीं खाना, मुझे बस इतना ही खाना है। इवन कि हमारी पसंद की चीज़ भी सामने पड़ी होती है तब भी हमारे दिल के अंदर यही डर बैठा रहता है कि नहीं, मैंने अगर ज़्यादा खा लिया तो मैं मोटी हो जाऊँगी, मैं अच्छी नहीं दिखूँगी ना। बॉडी शेमिंग टाइप होने लग जाता है ऐसे पेशेंट्स को। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा माल नरिश होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक होते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ उनकी मौत का सबब भी बन सकते हैं। अगर हम इस पेशेंट की डाइट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ऐसे पेशेंट की जो प्लेट है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी है, इतनी कलरफुल बनानी है। मतलब उनकी फूड प्रेफरेंसेस का ध्यान रखना है कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है। ऐसे पेशेंट को वो तमाम चीज़ें उसकी प्लेट में होनी चाहिए ताकि शायद वो जो चीज़ पसंद करता है वो ही चीज़ खाना शुरू कर दे, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि दिल करे, उस बंदे का दिल करे कि वो खाना खाए, पूरी प्लेट जो वो फिनिश करे, ठीक है। एक हम इस तरीके से इस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने कोशिश करना है हम बहुत ज़्यादा बल्कि जो मील नहीं दे, बल्कि छोटी छोटी स्मॉल जो मील्स होती हैं ईजीली खाने वाली, वो वाली उनको हम लोग मील्स दें, ठीक है। और लो कैलोरी की उनको डाइट दें। उसके बाद ऐसे पेशेंट की फैमिली या फ्रेंड्स उनको चाहिए कि वो ऐसे पेशेंट को इनकरेज करे कि नहीं तुम खाओ, तुम खाने से मोटे नहीं हो जाओगे, तुम नहीं दिख रहे हो मोटे, ठीक है। इस तरह से उनकी फैमिली को चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करे और उनको इनकरेज करे। ऐसे लोग जिनका वेट 30 से 40 केजी होता है, इन लोगों में ये वाले डिसऑर्डर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे पेशेंट को हमें चाहिए कि कम से कम हम उनको 40 से 50, नहीं तो 50 से 60 तक उनको हम लेके आएँ, क्योंकि 50 से 60 जो है वो एक आइडियल वेट के अंदर आ जाता है हर एक पेशेंट का। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो फ़ौरन अपना जो है वो इलाज करे, ठीक है। अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। पेशेंट्स को चाहिए कि या उनकी फैमिली है वो खुद अपने पास एक डायरी, फूड डायरी बना के रखें, जिसके अंदर वो अपने पूरे दिन के रूटीन का लिखें कि आज उन्होंने क्या इनटेक किया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या, ताकि वो एट द डे जाके देखें कि उन्होंने पूरा दिन क्या चीज़ खाई है, कौन सा ऐसा न्यूट्रेंट है, कौन सी ऐसी मील है जो उन्होंने उसके अंदर ऐड नहीं की, ठीक है। अगर हम इनके बायोकेमिकल टेस्ट की बात करें तो हमें अपने ऐसे पेशेंट का तकरीबन हर वीक या मंथ के बाद हमें उनके एल्ब्यूमिन और बन जो ये टेस्ट होते हैं इनको देखना चाहिए कि इनके रिज़ल्ट्स के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई है, पहले से ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे आए हैं या बुरे आए। इसके अलावा सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका टेस्ट भी अपना जो है करवाएं और उसके भी रिज़ल्ट्स जो है वो मॉनिटर करते रहें टाइम टू टाइम कि क्या इनके रिज़ल्ट्स के अंदर कोई अप एंड डाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है, उनकी हालत दिन ब दिन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि बाद में उनकी बॉडी में इतना कम उनका वेट, यानी कि उनका वेट 30
केजी तक चला जाता है कि जिसके बाद इवन कि वो खुद से खाना भी नहीं खा सकते, उनको फिर एक ट्यूब फीडिंग के ज़रिए खाना खिलाया जाता है। यानी कि वो ट्यूब के ज़रिए खाने को उसके अंदर फीड करके उनकी बॉडी के साथ अटैच करके उनको ट्यूब फीडिंग के ज़रिए फिर खाना खिलाना पड़ता है। इस तरह की भी सीवियर जो कंडीशन है पेशेंट की हो जाती है इस डिसऑर्डर के अंदर। ऐसे पेशेंट्स की डाइट में से हम लोगों ने कैफ़ीन को अवॉइड करा देना है, हम लोगों ने साल्ट का इंटेक, नमक का यानी कि इस्तेमाल कम करवा देना है। अगर आप अपने बैकग्राउंड में, अपनी फैमिली में कहीं पे भी ऐसे बच्चों को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर आपको ये तमाम सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको ये तमाम गाइडलाइंस बता सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वो इस ईटिंग डिसऑर्डर से लड़ सके।